फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम वीडियो और एग्जाम के लिए कंप्यूटर का जो उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है डिजिटल, ऑप्शन बी है रिमोट, ऑप्शन सी है हाइब्रिड और ऑप्शन डी है एनालॉग। तो हमको बताना है कि ऑपरेशन के आधार पे कौन कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो कौन नहीं है? तो ये रिमोट क्या है? ये ऑपरेशन के आधार पे कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। हम बात करते हैं कि तकनीकी की दृष्टि से कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो तकनीकी की दृष्टि से कंप्यूटर के दो प्रकार होते हैं। तकनीकी की दृष्टि से कंप्यूटर के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर, और दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगला है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है टिम बर्नसली, और ऑप्शन सी है फिलिप डॉन एस्ट्रीज, और ऑप्शन डी है जेम्स गासलिंग। तो क्या है कि किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को क्या है? कंप्यूटिंग के जनक जाने जाते हैं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है। ठीक है, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन है हरमन होलेरिथ, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है बिल गेट्स, और ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? तो वह है चार्ल्स बेबेज। क्या है? कंप्यूटर के जन्मदाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है सुंदर पिचाई, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज, और ऑप्शन डी है स्टीव जॉब्स। तो किसे क्या है आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो वो है चार्ल्स बेबेज को ही क्या आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते हैं। सीआरटी का अर्थ है, ठीक है, सीआरटी का अर्थ हमको बताना है कि क्या होगा सीआरटी का। तो ऑप्शन है कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन बी कंप्यूटर रे ट्यूब, ऑप्शन सी है कमर्शियल रे ट्यूब, और ऑप्शन डी है कॉपर रे ट्यूब। तो सीआरटी जो मॉनिटर होता था तो उसमें सीआरटी का क्या अर्थ है? सीआरटी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये होगा कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में पीढ़ी के कंप्यूटरों में, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे में का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन गलत लिखा गया है। का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हमको बताना है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन है निर्वात नलिकाओं वैक्यूम ट्यूब का, ऑप्शन बी है प्रथनकों यानी ट्रांजिस्टर का, ऑप्शन सी है अर्धचालकों का, और ऑप्शन डी है यांत्रिक गियर्स का। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? तो क्या है कि निर्वात नलिकाओं अर्थात क्या है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी। ठीक है, हमको बताना है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी। तो ऑप्शन है एकीकृत परिपथों, ऑप्शन बी है प्रथनकों यानी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है बीएलएसआई चिप, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है निर्वात नलिकाओं। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित थे? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या थे? तो वो ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था हमको बताना है। तो ऑप्शन है डगलस एंगेलबर्ट, ऑप्शन बी है वानेवर बुश, और ऑप्शन सी है रॉबर्ट स्मिथ, और ऑप्शन डी है वर्टम राफेल।
तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, हमको बताना है। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो ये डलगस एंगलबर्ट ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित यानी इंस्टॉल किया गया। तो ऑप्शन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ऑप्शन बी है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ऑप्शन सी है कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी सीआरएल पुणे, और ऑप्शन डी है इंडियन रेलवेज नई दिल्ली। तो भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये क्या है कहाँ पे, तो ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। ठीक है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन सी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी डिजिटल कंप्यूटर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है पद्धति पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, किसमें ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए आदित्य, ऑप्शन बी है सहर्ष टी, ऑप्शन सी है टिफ क्रे XC30, और ऑप्शन डी है प्रत्यूष। तो 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन था, हमको बताना है। तो कौन था, तो वो था प्रत्यूष। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 3G 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ होता है। ठीक है, हमको बताना है जी का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए गैप, ऑप्शन बी है गेटवे, ऑप्शन सी है गीगाबाइट, और ऑप्शन डी है जनरेशन। तो 3G 4G 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ होगा, तो वो होगा जनरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबद्ध है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने करने से मुख्य संबंधित है। तो ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन डी है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो कौन सा होगा, तो ये होगा हाइब्रिड कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी। ठीक है, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी, हमको बताना है। तो ऑप्शन है 1940 से 1956, ऑप्शन बी 1963 से 1972, ऑप्शन सी है 1956 से 1963, और ऑप्शन डी 1973 से प्रेजेंट यानी वर्तमान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी, तो वो 1956 से 1963 के बीच में देखी गई थी। ठीक है, अगला है, यहाँ पे खाली स्थान है वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ। ठीक है, बताना है कि किस वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए है 1940 से 1956, ऑप्शन बी है 1965 से 1971, ऑप्शन सी है 1957 से 1962, और ऑप्शन डी है 1973 से 1900 सॉरी वर्तमान तक। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कब से शुरू हुआ, तो ये हुआ कि 1956 से सॉरी 1965 से 1971 से। ठीक है, 1965 से 1971 से क्या है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया है। तुमको बताना है कि ये IITM कहाँ पे है। ठीक है, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है। तो ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी है रुड़की, ऑप्शन सी है कानपुर, और ऑप्शन डी है पुणे। तो ये कहाँ पे है, तो ये है पुणे में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है,
वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी? तो ऑप्शन ए है मर्फी का नियम, ऑप्शन बी है मूर का नियम, ऑप्शन सी है चिप का नियम और ऑप्शन डी है नेल्सन का नियम। तो क्या है कि कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाती है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा कौन सा? मूर का नियम। ठीक है, मूर का नियम ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए हाइब्रिड, ऑप्शन बी डिजिटल, ऑप्शन सी एनालॉग और ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमको बताना है कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार कौन सा है जिसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये है डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, क्या है? तो वो डिजिटल कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी है परम, ऑप्शन सी है अर्जुन और ऑप्शन डी है सिद्धार्थ। तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो परम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, परम क्या था? परम परम 8000 था उसका नाम था। ठीक है, ये क्या था? तो ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ये कब हुआ? कब? यह 1991 में क्या है सी डेक द्वारा बनाया गया था। 1991 में सी डेक द्वारा बनाया गया था। और ठीक है, ये क्या सी डेक द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल बारकोड रिकॉग्निशन और ऑप्शन डी है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो हमको बताना है कि वो कौन सा स्कैनर का प्रकार है। ठीक है, जो क्या है जो प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो क्या है? तो वो है, उसको हम कहते हैं OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नांकित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेख या डिजिटल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी है स्कैनर और ऑप्शन डी है प्लाटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा प्लाटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्लाटर क्या है? प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लांट आदि में किया जाता है। ठीक है, इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। यह बड़ी तथा जटिल ग्राफ या रेखाचित्र प्रिंट करने के लिए यांत्रिक गति का उपयोग करता है। ठीक है, तो क्या है? प्लाटर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन बी है डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर और ऑप्शन सी है इंकजेट प्रिंटर और ऑप्शन डी है डेली व्हील प्रिंटर। तो कौन इनमें इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है वो बताना है। तो कौन नहीं है इसमें? तो वो है क्या है? तो इंकजेट प्रिंटर क्या है? वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है कौन? इंकजेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है। तो ऑप्शन है ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी है कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं या आकृति बनाता, ऑप्शन सी है एक कागज पर छपे या लिखे
गए अल्फा न्यूमेरिक वर्णों का पता लगाता है और ऑप्शन ए बार कोड को पढ़ता है और उन्हें विद्युत पल्स में परिवर्तित करता है। तो हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा कि यह क्या है, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ठीक है, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, माइक्रोफोन क्या है? तो माइक्रोफोन एक क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है। दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम क्या है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए दस्तावेज को अनसेव करना, ऑप्शन बी है पेपर सेटिंग सेट करना, और ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो दस्तावेज का प्रिंट करने से पहले एक प्रमुख कदम क्या है उसको बताना है। तो कौन सा है वो? तो वो है पेपर सेटिंग करना और डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना, ये दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है F1, यहाँ पे F1 है, ऑप्शन बी है F3, ऑप्शन सी है F2 और ऑप्शन डी है F4। ठीक है, तो हमको बताना है कि चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस क्या है फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका किया जाता है? तो वो F2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, F3 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो F3 का प्रयोग किसी भी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए किया जाता है। इसका सर्च करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए F3 का प्रयोग किया जाता है। F4 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रोग्राम को अथवा पेज को बंद करने के लिए ऑल्ट के साथ हम अगर F4 की को प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, वो प्रोग्राम अथवा पेज बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, F1 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो F1 का प्रयोग किसी भी तरह के मदद के लिए F1 का प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरह के लिए, किसी भी तरह के मदद के लिए इसका F1 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो जाता है। ठीक है, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो जाता है। तो ऑप्शन ए है स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है इनपुट डिवाइस और ऑप्शन डी है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल का को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। तो वो क्या होगा? तो वो होगा आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। जैसे क्या है, जैसे मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये उपयोगकर्ता के लिए क्या हो जाता है, वो ऐसे किसी भी डिजिटल सिग्नल को इस रूप में रूपांतरित करता है कि उपयोगकर्ता के लिए उसको वो सुगम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे। प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? तो ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है टूल्स, ऑप्शन सी है स्पेशल और ऑप्शन डी है एडिट। तो प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? तो प्रिंट देने के लिए हम क्या करेंगे? फाइल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? ठीक है, परिधीय उपकरण हमको बताना है कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है स्कैनर और ऑप्शन सी है मुद्रक और ऑप्शन डी है मदरबोर्ड। तो परिधीय उपकरण कौन नहीं है हमको बताना है। तो क्या है कि मदरबोर्ड क्या है, ये परिधीय उपकरण नहीं है। ठीक है, परिधीय उपकरण नहीं है। ये क्या है कि यह कंप्यूटर का ही एक प्रमुख अंग है। जबकि अन्य क्या है, जबकि माउस, स्कैनर और मुद्रक क्या है, ये सब अन्य
क्या है, परिधीय उपकरण है जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। तो ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है प्रोग्राम, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग। तो क्या है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? एक निर्देशित सॉरी, प्रोग्राम निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता? ठीक है, बताना है कि किसी कंप्यूटर सीपीयू द्वारा कौन सा कार्य निष्पादित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए निर्देश लाना, ऑप्शन बी है निर्देश व्याख्या, ऑप्शन सी है डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना और ऑप्शन ए डेटा प्रसंस्करण या संसाधन स्लेश संसाधन। तो कौन कौन सा निष्पादन है जो सीपीयू द्वारा नहीं किया जाता? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी निर्देश व्याख्या। निर्देश व्याख्या क्या है? ये सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता। किसी कंप्यूटर में सीपीयू द्वारा क्या है, सीपीयू द्वारा कौन कौन से कार्य निष्पादित किए जाते हैं? तो वो होता है डेटा को स्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना, डेटा प्रसंस्करण। ये सब क्या है? ये सब कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि क्या क्या है जो केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच में एक बफर के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन है प्राथमिक स्मृति, ऑप्शन बी है कैश स्मृति, ऑप्शन सी है माध्यमिक स्मृति और ऑप्शन डी है यादृच्छिक अभिगम स्मृति आरएएम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा कौन सा? तो कैश मेमोरी होता है जो केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई और मुख्य स्मृति के बीच में एक बफर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है एक प्रकार का लघु प्रोग्राम। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कि एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में न ले ले। ठीक है, तो क्या है जो क्या एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में न ले लेता है। तो ऑप्शन है सी एम ओ एस, ऑप्शन बी है बी आई ओ एस, ऑप्शन सी है ईपी रोम और ऑप्शन डी है पोस्ट। तो क्या है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा बी आई ओ एस। ये क्या है? एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब कंप्यूटर ऑन होता है और तब तक करता है जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में न ले ले। तब तक वो क्या है? कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण स्वरूप क्या है? ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन ए है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी है एरे लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन लेयर यूनिट और ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेयर यूजेबिलिटी। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एएलयू का फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? ठीक है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ऑप्शन है बी आईओएस, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है प्रोसेसर और ऑप्शन डी है सीडी। तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? तो वो क्या है? बी आईओएस क्या है? ये कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है। बीओएस का पूर्ण रूप बीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट बेसिक इनपुट आउटपुट
सिस्टम क्या होता है, BIOS का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है, ठीक है। कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है, तो ऑप्शन है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है फर्मवेयर, ऑप्शन सी है मालवेयर और ऑप्शन डी है यूटिलिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी फर्मवेयर। ये क्या है, ये BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है ALU का विस्तृत रूप है। ALU का विस्तृत रूप बताना है। एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी है एल्गोरिथमिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ALU का विस्तृत रूप क्या होगा, तो ये होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या BIOS की भूमिका का वर्णन करता है, ठीक है। BIOS की भूमिका का क्या कौन वर्णन करता है उसको बताना है। तो ऑप्शन है गति, अन्योन्य क्रिया, वेब सर्वर, एप्लीकेशनों के सृजन में इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन बी है यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब तक कंप्यूटर चालू होता है, जब कंप्यूटर चालू होता है। ऑप्शन सी है डाटा को ग्राफीय रूप से निरूपित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन डी है मोबाइल हस्त आधारित डिवाइसों के लिए यह एक असतत ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो BIOS की भूमिका का वर्णन कौन कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी है अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है रजिस्टर और ऑप्शन ए प्रोग्राम काउंटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट। अगला है एक संसाधन के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो ऑप्शन है नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी है डेटा लेंथ, ऑप्शन सी है वर्ड लेंथ, ऑप्शन सी है एक बाइट। तो एक संसाधन के अतिरिक्त डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा क्या है वर्ड लेंथ, वर्ड लेंथ, ठीक है। वर्ड लेंथ क्या होता है कि एक संसाधक के अतिरिक्त डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसमें संसाधक एक बार से अधिक संसाधित कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कौन सा कंप्यूटर फेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए है मॉडेम, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है स्कैनर और ऑप्शन डी है USB। तो कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है, तो वो कौन है, तो वो है स्कैनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट है, ठीक है। अंडू फंक्शन का कीबोर्ड हमको शॉर्टकट बताना है। तो ऑप्शन है कंट्रोल+Z, ऑप्शन बी है कंट्रोल+V, ऑप्शन सी है कंट्रोल+C और ऑप्शन ए कंट्रोल+U। तो अंडू के लिए क्या होता है, तो अंडू के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+Z। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंट्रोल+Z क्या है, ये अंडू के लिए क्या है शॉर्टकट की है। कंट्रोल+B मतलब क्या होता है, कंट्रोल+B से क्या होता है, तो ये होता है पेस्ट। कंट्रोल+C से कॉपी होता है, कंट्रोल+C से कॉपी होता है। कंट्रोल+U से क्या होता है, तो अंडरलाइन टेक्स्ट हो, यानी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाता है। कंट्रोल+U अगर हम प्रेस करेंगे शॉर्टकट की उपयोग करेंगे तो। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की QWERTY शैली विधि का आविष्कार किसने किया, ठीक है। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की QWERTY शैली विधि का आविष्कार किसने किया,
तो ऑप्शन ए है माइकल ब्लूमबर्ग, ऑप्शन बी है विलियम सिंगरली, ऑप्शन सी है एडवर्ड रोज वाटर, ठीक है, एडवर्ड रोज वाटर, और ऑप्शन डी है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। तो जो कीबोर्ड की QWERT शैली है, इसका आविष्कार किसने किया हमको बताना है। तो किसने किया था, तो ये क्रिस्टोफर लैथम सेल्स, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। ठीक है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। तो ऑप्शन ए है बार कोड रीडर, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल मार्क पहचान, ऑप्शन बी सी है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान, और ऑप्शन डी है टच पैड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्टिकल मार्क पहचान। ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते, वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युतीय संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है। ठीक है, हमको गैर प्रभाव प्रिंटर बताना है कि कौन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए डार्टमैटिक, ऑप्शन बी है थर्मल, ऑप्शन सी है डेक्स जेट, और ऑप्शन डी है लेजर। तो कौन सा प्रिंटर है जो गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है, हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा डार्ट मैट्रिक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डार्ट मैट्रिक क्या है, ये 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 एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। डार्ट मैट्रिक क्या है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेजने या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेजने या प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए प्लाटर, ऑप्शन बी है साउंड कार्ड, ऑप्शन सी है फैक्स मशीन, और ऑप्शन डी है मॉनिटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा फैक्स मशीन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इनपुट डिवाइस का क्या उदाहरण नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर, और ऑप्शन डी है माउस। तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन नहीं है हमको बताना है। तो कौन नहीं है इसमें से इनपुट डिवाइस, तो वो है प्रिंटर क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, प्रिंटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो ये सेम क्वेश्चन आ गया है। ये सेम क्वेश्चन क्या है कि एक बार आबकारी सिपाही में ये पूछा गया था 2016 में, और फिर ये ग्राम पंचायत अधिकारी में के पेपर में 2016 में भी पूछा गया सेम क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्रिंटर क्या है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है हमको बताना है। तो कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये ऑप्शन है इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है स्टोरेज। तो माउस क्या है, तो माउस इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है। ठीक है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है। तो ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26, और ऑप्शन ए 27। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है, तो ये 26 वर्णमालाओं की होती है। ठीक है, 26 वर्णमालाओं की होती है। ऐसे हम देखें तो पूरे कीबोर्ड में कितने की होते हैं, तो पूरे कीबोर्ड में 102 की होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है। कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है। तो ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क ड्राइव, और ऑप्शन डी है स्टैटिक डिस्क ड्राइव। तो
कौन सा ड्राइव है जो प्लेटन नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रैम के बारे में सही नहीं है? ठीक है, रैम के बारे में क्या सही नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन है, रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। ऑप्शन बी है, रैम को मुख्यतः एस रैम और डी रैम दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। और ऑप्शन सी है, रैम एक रीड राइट मेमोरी है। और ऑप्शन डी है, रैम डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है। तो कौन इसमें रैम के लिए सही नहीं है वो बताना है। तो कौन सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? सही नहीं है। रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, ये सही नहीं है। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम में जो डेटा होता है वो क्या होता है? पूरी तरह से खत्म हो जाता है, इरेज हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? ठीक है, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? तो ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ऑप्शन डी कैश। तो कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कैश क्या है? ये कैश ये क्या है? ये स्टोरेज माध्यम का सबसे तेज और महंगा क्या है? महंगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? ठीक है, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है पी रोम, ऑप्शन बी है यस रोम, ऑप्शन सी है डी सॉरी ऑप्शन बी है यस रैम, ऑप्शन सी है डी रैम और ऑप्शन डी है रोम। तो डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये डी रैम को हमेशा क्या है, डेटा को बनाए रखने के लिए हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से कौन सी में मेन मुख्य मेमोरी की विशेषता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ये यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, बी है सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज और सी है बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है केवल सी और ऑप्शन डी है सभी ए बी सी। तो हमको बताना है कि कौन क्या है मेन यानी मुख्य मेमोरी की विशेषता कौन कौन सा है। तो कौन इसमें कौन सा सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एसएसडी का क्या अर्थ है? एसएसडी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है सॉलिड स्टेट ड्राइवर, ऑप्शन बी है स्मॉल स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी है सॉलिड स्टेट ड्राइव और ऑप्शन ए है स्टैटिक स्टेट ड्राइव। तो एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एसएसडी का फुल फॉर्म होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, जीमेल कितनी फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? जीमेल कितनी फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो ऑप्शन है 5 GB, ऑप्शन बी है 10 GB, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है 20 GB और ऑप्शन डी है 15 GB। तो जीमेल कितनी फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो ये 15 GB प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? ठीक है, कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन है सी डी रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है फ्लॉपी डिस्क और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि ब्लॉक डिवाइस कौन सा नहीं है। तो कौन नहीं है? तो ये है रैम, क्या है? ये ब्लॉक डिवाइस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, यहाँ पे खाली है, को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युतीय आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युतीय आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युतीय आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो वो क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन है डी रैम, ऑप्शन बी है यस रैम, ऑप्शन सी है एस एस डी रैम और ऑप्शन डी है एस डी रैम। तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन सही? तो वो होगा एस रैम है। एस रैम क्या है? को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युतीय आपूर्ति की आवश्यकता होती है। लगातार विद्युतीय आपूर्ति बनाए रखने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता।
ठीक है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युतीय आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। ठीक है। अगला है, ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है। ठीक है। हमको बताना है कि ऑफिस में काम किए जाने का ऑफिस में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है। तो ऑप्शन ए 128 KB से 256 KB, ऑप्शन बी 256 MB से 512 MB, और ऑप्शन सी है 4 GB से 16 GB, और ऑप्शन डी 128 GB से 256 GB। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो वो होगा 4 GB से 16 GB। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, आलिया के पास 260 MB डेटा, दिनेश के पास 400 MB डेटा, इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से भंडारित क्षमता वाले यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है। हमको बताना है कि इन दोनों के डेटा को रखने के लिए हमको कितने जीबी का यूएसबी फ्लैश ड्राइव होना चाहिए। तो ऑप्शन है 1 GB, ऑप्शन बी है 2 GB, ऑप्शन सी है 6 GB, और ऑप्शन डी है 10 GB। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी 10 GB। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती। ठीक है। कौन सी मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती, हमको बताना है। तो ऑप्शन है मुख्य मेमोरी, ऑप्शन बी है द्वितीयक का स्मृति यानी कैशे मेमोरी, और ऑप्शन सी है द्वितीयक स्मृति, और ऑप्शन डी है रजिस्टर। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? द्वितीयक स्मृति ये क्या है? ये मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है 1024 GB, ऑप्शन बी है 1000 बाइट, ऑप्शन सी है 1024 किलोबाइट, और ऑप्शन डी 1024 टेराबाइट। तो 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट क्या होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो एक बिट किसके बराबर होता है? एक बिट किसके बराबर होता है? तो एक बाइट किसके बराबर होता है? तो 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है। एक बाइट किसके बराबर? तो 8 बिट के बराबर। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट यानी इसको हम MB कहते हैं, और इसको KB। ठीक है। 1 MB किसके बराबर होता है? तो 1 KB 1024 KB के बराबर होता है। 1 MB 1024 KB यानी किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है। एक एक जीबी किसके बराबर होता है? यानी गीगाबाइट। 1 GB किसके बराबर होता है? 1 GB 1024 मेगाबाइट के बराबर यानी MB के बराबर होता है। 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है। गीगाबाइट से अब जीबी से बड़ा क्या होता है? तो जीबी से बड़ा होता है टेराबाइट। एक टीबी कितने जीबी के बराबर होता है? तो 1024 GB के बराबर होता है। 1024 GB के बराबर होता है। एक पेटा पेटाबाइट किसके बराबर होता है? एक पेटाबाइट इस कितने टीबी के बराबर होता है? तो 1024 टीबी के बराबर होता है। ठीक है। चलिए, यानी टेराबाइट के बराबर होता है। अगला है, 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो ये 1024 हमने पीछे अभी पढ़ा। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है? ठीक है। तो ऑप्शन है 1000, ऑप्शन ए है 1024, ऑप्शन बी 1002, ऑप्शन सी है 3004, और ऑप्शन डी है 2015। तो एक जीबी कितने में MB के बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 1 GB 1 गीगाबाइट में मेगाबाइट है। ठीक है। 1 GB में MB कितना होगा? तो सेम 1024। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी है बिट, ऑप्शन बी सी है किलो, और ऑप्शन डी है पिक्सल। तो क्या है कि एक कंप्यूटर में स्टोरेज
माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो वो होती है बाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक टेप और ऑप्शन डी ऑप्टिकल डिस्क। तो कौन सा इसमें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, तो ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या है, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अस्थाई मेमोरी किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है ब्लू रे और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो अस्थाई अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है, तो रैम रैम होती है अस्थाई मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर ए एम, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है। अस्थायी अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए विविध डेटा, ऑप्शन बी है कैश डेटा, ऑप्शन सी है चुनिंदा डेटा और ऑप्शन डी है टेम्पो डेटा। तो अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए क्या कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी कैश डेटा। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संग्रहित क्षमता किसकी है। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संग्रहित क्षमता किसकी है। तो ऑप्शन है किलोबाइट, ऑप्शन बी है गीगाबाइट, ऑप्शन सी है टेराबाइट और ऑप्शन डी है मेगाबाइट। तो कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक संग्रहित क्षमता किसकी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा टेराबाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, किसी कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। ठीक है, किसी कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। तो ऑप्शन है रैम, ऑप्शन बी है सी डी रोम, ऑप्शन सी है रोम और ऑप्शन डी है सीपीयू। तो परमानेंट मेमोरी किसी कंप्यूटर में क्या कहलाती है, तो वो होती है रोम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है बताना है इसमें से। तो ऑप्शन है सी प्लस प्लस, ऑप्शन सी है विंडोज 7, ऑप्शन सी है सी डी रोम और ऑप्शन ए नन ऑफ एबव। तो आपको बताना है कंप्यूटर में हार्डवेयर इनमें से जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन हार्डवेयर है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा सी डी रोम क्या है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है। तो ऑप्शन है ऑक्टल, ऑप्शन बी है हेक्सा डेसिमल, ऑप्शन सी है डेसिमल और ऑप्शन ए बाइनरी। तो कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है, तो वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाइनरी 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 संख्या क्या होती है, तो बाइनरी संख्या 0 तथा 1 होती है। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है। सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।